देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु हमारी टीम ग्राउंड जीरो से देती है उन खबरों से जुड़ी हुई एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों का करते हैं सीधा रुख। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर संसद भवन से जुड़ी। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर पर महाचर्चा जो है वो आज से शुरू होने जा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आज से लोकसभा में ये चर्चा शुरू होगी। और इसी के साथ जो दूसरी प्रमुख खबर वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी। जी हां, जहां हिंदू लड़कियां टारगेट पे थी और धर्मांतरण का एक और मामला इस वक्त उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने। आखिर कैसे ये पर्दाफाश हुआ है और अभी तक क्या कुछ खुलासे इस गिरोह के जरिए किए गए हैं, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। क्या मानेंगे थाईलैंड और कंबोडिया। जी हां, पिछले कई दिनों से दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही देशों की सेनाओं में से कई नागरिकों की भी इस वक्त मौत हो चुकी है दोनों देशों की। लेकिन इसके साथ ही अब आज शांति वार्ता होनी है। इस शांति वार्ता पे रहेगी हमारी नजर। साथ ही आपको बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी और इस दौरान सरकार और विपक्ष में घमासान होने की भी उम्मीद है। हालांकि शुरुआती हफ्ते में कई बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद लोकसभा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है, जहां विपक्ष सरकार से तीखे सवाल पूछेगा। आपको बता दें कि इससे पहले संसद के मानसून सत्र का पहला हफ्ता जो है वो लगभग हंगामे की भेंट ही चढ़ा। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने भी काफी सुर्खियां बटोरी, जिसके बाद अब आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। कल से राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले मार्च निकालकर सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए गठबंधन अपनी एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। साथ ही आपको बताएंगे कि चर्चा में आखिर कौन कौन हो सकता है शामिल। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। तो ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है, जहां आपको बता दें कि आज और कल 16 घंटे की ये विशेष चर्चा का समय इस वक्त रखा गया है संसद में। और चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करते हुए नजर आएंगे। आज दोपहर में चर्चा की शुरुआत होगी। 16 घंटे का समय जो है वो इस वक्त तय किया गया है और बहस के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस वक्त तैयार है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल क्या कुछ पूछे जाएंगे उनको लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है और एनडीए किस तरीके से जवाब देगा वो भी तैयारी हो चुकी है। विपक्ष के सवालों का जवाब आज सरकार देती हुई नजर आएगी। 16 घंटे का ये समय होगा। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आज जो ये चर्चा शुरू होने जा रही है, क्योंकि 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी और उसके बाद 16 घंटे राज्यसभा में। कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं वो आपको बताते हैं। चर्चा में सीधे तौर पर हम देखें तो एनडीए की तरफ से सबसे पहले राजनाथ सिंह जो कि चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद में अमित शाह हैं, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, बैजयंत पांडा जो कि इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही अपराजिता सारंगी, श्रीकांत शिंदे और ललन सिंह भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा अगर हम देखें तो संजय झा का नाम इसमें नजर आता है और इसके साथ ही कृष्ण देवरायलू का भी नाम इसमें सामने हो सकता है, यानी कि वो भी इसमें शामिल नजर आ सकते हैं, चर्चा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी, गौरव गोगोई और मनीष तिवारी सीधे तौर पर इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और केसी वेणुगोपाल भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं और सत्ता पक्ष से अपने सवाल पूछ सकते हैं। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और राजीव राय इस चर्चा में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही डीएमके की अगर हम बात करें तो डीएमके से एमके कनिमोझी जो इस चर्चा में शामिल होती हुई नजर आ सकती हैं। शिवसेना की तरफ से शिवसेना यूबीटी की ओर से अरविंद सावंत और साथ ही अनिल देसाई भी इस चर्चा में जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी है उसमें शामिल हो सकते हैं। तो
तो सुप्रिया सुले का भी नाम इसमें सामने आया। इसके साथ ही आरजेडी की तरफ से मीसा भारती इस चर्चा में शामिल होती हुई, इस चर्चा में हिस्सा लेती हुई नजर आ सकती हैं। तो ये तमाम वो नाम है जो आज इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं, आज और कल, यानी कि लोकसभा में 16 घंटे की ये चर्चा होनी है और उसके बाद में कल से राज्यसभा में भी चर्चा शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही इससे पहले जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए साफ ये कहा, बीते कल के आतंकवादियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसके साथ ही आज से संसद में यानी कि लोकसभा में इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा भी शुरू होने जा रही है। आखिर पहलगाम हमले से लेकर संसद तक, बहस तक एक बार टाइमलाइन पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां 22 अप्रैल को सबसे पहले पहलगाम हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही 7 मई की अगर हम बात करें तो 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और 22 मिनट के अंदर इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। 100 से ज्यादा आतंकी उस वक्त ढेर किए गए, जिसके बाद में एक संघर्ष जैसी स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच बन गई और 10 मई को संघर्ष विराम दोनों देशों के बीच लागू हुआ। जिसके बाद अब आज यानी कि 28 जुलाई को लोकसभा में बहस होनी है। 16 घंटे का समय रखा गया है और उसके बाद में राज्यसभा में भी ये बहस होगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं खास अपडेट के लिए। शैलेंद्र, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करने के लिए इस वक्त विपक्ष तैयार है। हालांकि पिछले हफ्ते के अगर सत्र पर हम नजर डालें तो कार्यवाही कुछ खास चल नहीं पाई, लेकिन इस बार किस तरीके से उम्मीद की जा रही है, पक्ष और विपक्ष कितनी तैयारी के साथ आज नजर आ रहा है? जी देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि 16 घंटे चर्चा होगी लोकसभा में और राज्यसभा में, जब अलग अलग ये बैठकें हुई थी। और तब एक सहमति बनी थी कि इस हफ्ते की शुरुआत से पहले लोकसभा में 2 दिन, फिर राज्यसभा में चर्चा होगी और सरकार की तरफ से वरिष्ठ मंत्री बोलेंगे, ये भी एक मांग की गई थी। तो उस पर एक सहमति बनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे लोकसभा में 12 बजे के बाद, जब प्रश्नकाल खत्म होगा, महत्वपूर्ण प्रश्नावलियां सदन के पटल पर रखी जाएंगी, उसके बाद संभवतः ये चर्चा शुरू होनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सहमति बनी है और ये एक विशेष चर्चा है जिसमें जो सफलता है ऑपरेशन सिंदूर की, पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उस विषय को रखा गया है। तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि जो भारतीय सेना का जो शौर्य है, जिसको दुनिया ने देखा है, उस बारे में विस्तार से चर्चा होगी। कई नेता इस बारे में टिप्पणियां भी कर रहे हैं कि दरअसल दलगत राजनीति से उठकर ये चर्चा होनी चाहिए, भारतीय सेना की शौर्य की प्रशंसा होनी चाहिए। बसपा की जो प्रमुख है मायावती, उन्होंने भी सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा है कि आज चर्चा है, इसमें दलगत राजनीति सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और गृह मंत्री रहे यूपीए सरकार के समय, उन्होंने एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया है, जिस पर अनुराग ठाकुर ने टिप्पणी की है, बीजेपी के कई नेताओं ने टिप्पणी की है कि कांग्रेस का ये एक चरित्र रहा है और जो राहुल गांधी की ब्रिगेड है या फिर उनकी अगुवाई में जो कांग्रेस है, उनकी सोच क्या है वो इसे दर्शाता है। तो अब देखना होगा कि जब कांग्रेस के तमाम नेता बोलेंगे, जो सदन के उपनेता हैं कांग्रेस पार्टी के या फिर नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उनके बोलने की भी संभावना है, तो क्या रणनीति के साथ वो सामने आएंगे। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो शुरुआत करेंगे ही, बीजेपी के तेज तर्रार कई वक्ता इस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं, वरिष्ठ मंत्री हिस्सा ले सकते हैं। तो जोरदार चर्चा होने की उम्मीद है। एनडीए के जो तमाम घटक दलों के जो सदन के नेता हैं या फिर उपनेता हैं या वरिष्ठ सांसद हैं, वो अपनी बात रखेंगे। विपक्षी दलों की तरफ से भी समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो
उसकी तरफ से भी जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव या फिर कनी मोई, वो अपनी बात रख सकती हैं। तो निश्चित तौर पर एक जोरदार चर्चा होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चर्चा के प्रस्ताव में ये बात कही गई है कि जो सफलता रही है ऑपरेशन सिंदूर की पहलगाम आतंकी हमले के बाद, वो विषय रखा गया है चर्चा को लेकर। तो ये अपने आप में काफी संकेत देता है कि भारतीय सेना के जो शौर्य है उसकी प्रशंसा तमाम राजनीतिक दल के नेता करने वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार की कार्रवाई पर अपनी नजर बनाए रखेगा और हमारी भी नजर लगातार बनी रहेगी जब ये चर्चा की शुरुआत होगी। लेटेस्ट अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का आप बने रहिए हमारे साथ। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? हमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है उत्तर प्रदेश से। जी हां, आगरा और बलरामपुर के बाद अब कुशीनगर में धर्मांतरण गिरोह का ये खुलासा हुआ है और पुलिस ने कुशीनगर में एक महिला को 2 महिलाओं को इस वक्त अरेस्ट किया गया है। दरअसल ये महिलाएं छांगुर की तरह ही गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी और धर्मांतरण करवाती थी। और इसमें सिर्फ ये 2 महिलाएं नहीं, बल्कि इनका पूरा गिरोह काम करता था, पूरा गिरोह इसमें शामिल है। पुलिस ने अभी तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि ये गिरोह सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करता था और फिर जब उनका धर्म परिवर्तन करा था, उन्हें मुस्लिम नाम देकर नई पहचान दिलवाता था। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुशीनगर में धर्मांतरण गैंग का भांडाफोड़। तो धर्मांतरण गिरोह का यह पूरा पर्दाफाश हुआ है, जहां 2 महिलाओं सहित 8 लोगों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है और उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करते थे और उनको ब्लैकमेल किया जाता था। टारगेट पे हिंदू लड़कियां थी और खासतौर पर जो गरीब तबके से आती हैं। 2 मुस्लिम महिलाओं समेत 8 लोगों को इस वक्त पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। हालांकि आगे और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। इसके साथ ही इन सभी के पास से आधार कार्ड, 11 सिम कार्ड और साथ ही 9 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं पुलिस के द्वारा। और गिरोह के अन्य सदस्य जो हैं, जो इस गिरोह के लिए काम करते थे, इस गिरोह के साथ काम करते थे, उनकी भी तलाश इस वक्त की जा रही है। इसके साथ ही गिरोह के टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी और खासतौर पर वो लड़कियां जो गरीब तबके से आती थी। इसके साथ ही गिरोह के टारगेट पर हिंदू लड़कियां थी, लेकिन साथ ही धर्म परिवर्तन और फिर शोषण की जो पूरी गिरोह की नीयत है, इसके जरिए काम किया जाता था। और पीड़िता के पिता ने पुलिस को इस पूरे गिरोह के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पीड़िता को सकुशल बरामद भी किया गया और इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। कुल 8 गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले पर हो चुकी हैं और आगे और भी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ ही 8 गिरफ्तारियों के बाद में पूछताछ में कई सारे राज इन सभी लोगों ने, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने उगले हैं। सीधे तौर पर हिंदू युवतियों को निशाना बनाता था ये पूरा संगठन जो है। और इस मामले में अगर हम देखें तो कई वर्षों से टारगेट पर थी हिंदू युवतियां। बहला फुसलाकर प्रेम जाल में उनको फंसाया जाता था और उसके बाद में फिर धर्म परिवर्तन उनका कराया जाता। गिरोह का सरगना तौफीक अंसारी परिजनों को ब्लैकमेल करता था। उन लड़कियों के सहारे ब्रेन वॉश उन लड़कियों का किया जाता था। पीड़िता के अश्लील वीडियो दिखा करके उनको ब्लैकमेल किया जाता था, परिवार तक को ब्लैकमेल किया जाता था। धर्म परिवर्तन की रिकॉर्डिंग के जरिए परिजनों की ब्लैकमेलिंग नजर आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि केसर जहां और फातिमा ने ब्रेन वॉश करने में मदद की इन लड़कियों की। तो किस तरीके से पूरा गिरोह चलता था वो हमने आपको बताया। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि कुशीनगर के एसपी ने इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। गिरोह था जिसमें कि कई लोग शामिल थे
अभी इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, जिसमें कि आशिक अंसारी, इम्तियाज, मोहम्मद साहब, तौफीक अंसारी, जिशान कुमार, मजहर और 2 महिलाएं कैशर जहां और फातिमा, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिन पे ये है कि इन्होंने ये जो लड़की है बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया, उसका नया नाम दे दिया और उसको जो है छुपा के रखे हुए थे। तो इसमें ये 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। फर्दर इस पे हमारी टीम में काम कर रही है। जो भी तथ्य इसमें निकल कर आएंगे वो उस पर फर्दर कार्रवाई कराई जाएगी। तो पुलिस की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अभी तक इस पूरे मामले में 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन आगे अब उनसे पूछताछ भी हो रही है और आगे आने वाले समय में इस गिरोह से जुड़े हुए अन्य तमाम लोगों की भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं, क्योंकि बाकी लोगों की तलाश इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? उत्तर प्रदेश से लगातार एक एक करके कई सारे खुलासे और खासतौर पर धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन अस्मिता चलाया है उसके तहत तमाम सारी कार्रवाइयां की जा रही हैं और उसी के तहत यह कार्रवाई भी की गई। जब कुशीनगर के रहने वाले मूल रूप से परिवार के पीड़ित पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो इन 8 लोगों को अभी शुरुआती रूप में पकड़ा गया है और इन 8 लोगों में जो 2 महिलाएं हैं जिनके बारे में अभी आपने बताया, या किस तरीके से उस युवती को ब्रेन वॉश किया, उसको प्रलोभन दिया, तरह तरह की बातें बताया और उसके बाद उसका नाम परिवर्तित कर कर एक अवैध रूप से जो है एक जाली आधार कार्ड भी बनवाया गया। तो ये गिरोह पूरे संगठित रूप में काम करते हैं। इनके काम अलग अलग डिवाइड रहते हैं। किस तरीके से किसको विदेश से फंडिंग लेना है, फंडिंग कहां से आनी है, उस फंडिंग का इस्तेमाल किस रूप में होना है, साथ साथ किस तरीके से उन लड़कों को तैयार करना है जो लव जिहाद का काम करते हैं और तमाम सारी चीजें। इन सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर भी एक समय बहुत रहा है। हमने देखा था छांगुर मामले में जिस तरीके से खुलासे अब सामने आ रहे हैं, उसमें कई सारे अधिकारी 2019 से 22 तक में उसकी कई बार उन्होंने मदद की, क्योंकि उस समय जब भी कोई शिकायत होती थी तो उस शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जाता था। ऐसे में तमाम सारे अधिकारियों, जो पूर्व अधिकारी हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं जो जांच की जा रही है एटीएस की, एसटीएफ की, उनकी निगाह है। वो सारी बातें जो कबूली गई हैं पूछताछ के दौरान, उन सारी बातों पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनकी छानबीन कर रही है कि पूछताछ में जो कुछ बातें बताई गई हैं वो सत्य हैं या पुलिस को भ्रमित करने के लिए बताई गई हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई भी छांगुर मामले में हुई थी। 15 जगहों पर छापे पड़े थे। आज हो सकता है ईडी रिमांड के लिए कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करे लखनऊ में। तो ये सारे मामले तो खुलकर सामने आ रहे हैं। हमने देखा था आगरा के मामले में जिस तरीके से 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तान से आतंकी संगठन के जुड़े होने की बात कही गई थी। और ये नया मामला जो 8 लोग हैं, तो बिल्कुल संगठित रूप से ये काम हो रहा है और ये काम छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक बिल्कुल सुनियोजित विदेशी फंडिंग पोषित राष्ट्र विरोधी गतिविधि है और इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और बिल्कुल विकास, कड़ी कार्रवाई हो ही रही है और एक एक करके इसीलिए पर्दाफाश भी इन सभी गिरोह का हो रहा है और गिरफ्तारियां भी लगातार जारी हैं और आगे भी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। आप अपनी नजर इस पूरे मामले पर लगातार बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण का जो ये पूरा गिरोह चलाया जा रहा था उसका पर्दाफाश इस वक्त किया गया है। 8 गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी हैं और पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है। नजर लगातार बनी रहेगी इसी पर, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवादित सीमा को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया। कंबोडिया और थाईलैंड ने एक दूसरे पर हमले काफी तेज कर दिए थे और हमलों में दोनों देशों के 34 नागरिकों की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद अब आज दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होनी है। थाईलैंड और कंबोडिया के नेता मलेशिया में मुलाकात करेंगे और युद्ध विराम पर बातचीत करेंगे। आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं से फोन पर बात की और लड़ाई रोकने के लिए भी कहा था, जिसके बाद अब मलेशिया को उम्मीद है कि क्षेत्र में जल्द ही शांति स्थापित हो जाएगी, क्योंकि दोनों देशों ने शांति वार्ता का अनुरोध जो है वो स्वीकार भी कर लिया है। आखिर क्या कुछ रहेगा आज की इस वार्ता में, करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं थाईलैंड कंबोडिया की शांति वार्ता आज। तो आज बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया, जहां दोनों देशों के बीच आज शांति वार्ता आज होनी है, जिस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। दक्षिण पूर्वी एशिया के दो पड़ोसी देश जो हैं वो आपस में बात करेंगे। दरअसल ये जो सीमा विवाद है वो सालों से चला आ रहा है दोनों देशों के बीच, लेकिन बीच बीच में झड़पें कहीं ना कहीं शुरू हो जाती हैं। सीमा विवाद को खत्म करने पर मलेशिया में आज ये महत्वपूर्ण वार्ता होनी है, जो सीमा विवाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में है। थाईलैंड के कार्यवाहक पीएम विचायाचाई इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसके साथ ही कंबोडिया के पीएम हुन मानेट भी इस वार्ता में, शांति वार्ता में हिस्सा लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस वार्ता से काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं। मलेशिया वार्ता में इस वक्त अहम भूमिका, मध्यस्थता की इस वक्त भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं सिद्धार्थ, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सिद्धार्थ, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आज जो ये शांति वार्ता होनी है, इस शांति वार्ता से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो सालों से सीमा विवाद चल रहा है उसका कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। जी बिल्कुल, सुप्रभात कृतिका, आपने बिल्कुल ठीक बताया। जो शांति वार्ता आज मलेशिया में होने वाली है, इससे हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों देशों के बीच, थाईलैंड और कंबोडिया, इन दोनों देशों के बीच जो तनाव बना हुआ है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आज निकल कर आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट भी है, क्योंकि आसियान चेयर कर रहा है फिलहाल मलेशिया, और उसकी नॉन इंटरफेयरिंग पॉलिसी की वजह से कुछ एनालिस्ट को लगता है कि कुछ सोल्यूशन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ये तो वक्त ही कृतिका बता पाएगा कि कुछ सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हाँ, उम्मीद हम पूरी कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो है जानने के लिए, वो ये है कृतिका कि दोनों कंट्रीज के ऊपर, दोनों देशों के ऊपर एक एडेड प्रेशर है अमेरिका का, क्योंकि दोनों देशों पर 36% टैरिफ लग सकता है 1 अगस्त से। तो देखिए, अगर टैरिफ लग जाएगा दोनों कंट्री पे तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसकी इकोनॉमी डाउन हो। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीधे शब्दों में ये बात बोल दी है कि अगर दोनों देशों के बीच शांति वार्ता नहीं होती है, दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं होता है, तो वो ट्रेड डील जो है वो आगे नहीं लेकर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में प्रेशर है, जिसके तहत दोनों कंट्री चाहेंगी कि हमारे बीच कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आए। तो पूरी उम्मीद है कि आज मलेशिया में अनवर इब्राहिम जो है वहां के लीडर जी वो मीडिएट करवा रहे हैं। उन्होंने कहा था पहले भी कि आप दोनों देश आइए, हमारी कंट्री में आइए, लेकिन वहां से सोल्यूशन निकल पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, जो अमेरिका का प्रेशर है उसके चलते दोनों देश डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि उन्हें वो करना है। नहीं तो 36% टैरिफ अगर आपके देश पर लग जाएगा तो आपकी इकोनॉमी पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और कोई भी देश ये नहीं चाहता है। और आजकल ये पूरे देश में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जब अमेरिका टैरिफ की बात करता है तो कोई ना कोई सोल्यूशन कोई ना कोई देश निकाल के ले ही आता है, क्योंकि किसी को भी अपनी इकोनॉमी पर डेंट नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर है जो ट्रेड वाला है, जो ट्रंप का एक थ्रेट है कि आपको करना ही है, नहीं तो हम ट्रेड डील हम आगे नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये हम सोच सकते हैं कि इसके चलते जो है सोल्यूशन कोई ना कोई बाहर आएगा। देखिए, और ऐसे जैसे कि आपने बहुत सरल शब्दों में अपने दर्शकों को बताया कि जो विवाद है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, ये अब से नहीं है, ये बहुत दशकों पहले से है, और थोड़े थोड़े टाइम बाद ये उठता भी रहता है। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में जो तनाव बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा था कृतिका कि एक कंबोडियन सोल्जर की डेथ हो गई थी जब बॉर्डर पर क्लैशेस हुई, गोलीबारी हुई। दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रही है कि पहले गोली आपने चलाई थी या पहले गोली आपने चलाई थी, और कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, एक और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कृतिका कि कंबोडिया इस सोल्यूशन के लिए पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गया था जी, लेकिन थाईलैंड ने उस डिसीजन को माना नहीं।
थाईलैंड ने कहा कि हम नहीं इस डिसीजन को मानेंगे। तो इसके तहत मलेशिया ने फिर ये प्रस्ताव रखा कि आप आइए और हम समझौता आपके बीच में करवाएंगे। तो इसलिए आज शांति वार्ता होनी है और क्या उसका सोल्यूशन निकल कर आएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, पूरी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि बॉर्डर के इस पार या उस पार लोग मरे, सिविलियंस मरे, इवैक्यूएशन सेंटर में जाए, उनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़े या उनके डेली जो उनका व्यापार है उस पर फर्क पड़े, बच्चे स्कूल जाए, सभी ये बात चाहते हैं। तो इसलिए कोई ना कोई सोल्यूशन हम इसकी पूरी उम्मीद कर सकते हैं। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन इसके साथ ही शांति वार्ता पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।